हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले हम उसका एनालाइज कैसे करें। ये हमारे माइंड में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि यार क्या देखें, कैसे करें, कौन से सेक्टर में करें, कौन सी कंपनी में करें। देर आर लाइक एन नंबर ऑफ कन्फ्यूजन इन आवर हेड ऑल द टाइम व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। तो इसमें कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है वो इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। अब आप बोलोगे यार अभी इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या होता है इंडस्ट्री का एनालिसिस से, क्या मतलब। सी कभी भी हम कोई सी भी कंपनी में हम जब निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इज इट अ ग्रोइंग सेक्टर और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने लेट से कोई सी ऐसे सेक्टर में ग्रो कर दिया, जैसे मान लो रिटेल में कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि ये अब स्टेगनेंट फेज पे आ गई है ये इंडस्ट्री और अब जो है वो आगे ग्रो नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि इज इट अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और नॉट। अब यू विल बी लाइक यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि दिस इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री और नॉट, हाउ आई विल गोइंग टू नो। सो सी बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा गूगलिंग करो, थोड़ा सा नेट वेट पे चेक करो कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ लेट्स से फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आ जाएगी। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती है जो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करती है। उसमें आ जाएगा। और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इज इट अ ग्रोइंग सेक्टर और नॉट। और क्या तरीके कि पता करने के कि ग्रोइंग सेक्टर है कि नहीं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अपना रिलायंस जियो है, वो रिलायंस जियो है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहा है, जियो फाइनेंस करके। और जैसे एक पीडीलाइट फेविकॉल कंपनी है, उन्होंने भी लोन वोन देना चालू कर दिया है। एक पीरामल है, पीरामल, या आई थिंक दे आर, इट इज़ फार्मा कंपनी। नो, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग द लोन्स। तो इट्स सच अ कॉमन सेंस कि ऑल दिस बिग बिग प्लेयर्स आर कमिंग इन टू गिविंग द लोन्स, तो इसका मतलब ये तो हमको क्लियर है कि यार क्रेडिट ग्रोथ तो जो है वो इंडिया में आ रही है। मतलब इट्स सच अ कॉमन सेंस, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। और कौन सा तरीका हो गया। सी ये जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जीडीपी ब्रेकडाउन है। अब इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। इसके अंदर अपने को सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि जैसे मान लो ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया। अपने को सिर्फ जो थंब रूल है वो अपने को ये ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है विच इज़ ग्रोइंग फास्टर देन द रेट ऑफ जीडीपी। जैसे मान लो जीडीपी यदि 6% से ग्रो हो रहा है, तो ऐसे कौन सा सेक्टर है जो 6% से ज़्यादा से ग्रो हो रहा है। तो एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो है। मैन्युफैक्चरिंग तो स्लोएस्ट है। तो ले दे के अपन फाइनेंस पे आते हैं। फाइनेंस इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ आई थिंक 15%। और सिंपल सी बात है यार कि पैसा वहीं बनेगा जहाँ पे ग्रोथ है। क्योंकि यदि ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे। और प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे कंपनी के, तो आपके प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे। एज सिंपल एज दैट। सो ये हो गया। अब आप बोलोगे चलो यार ये तो पता चल गया है कि जो ये बैंकिंग सेक्टर जो है वो ग्रो करने वाला है, बट यार देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ द बैंक्स। मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे बैंक्स हैं। तो सी सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर न्यू इनटू दिस स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले आप ब्लू चिप्स जो है स्टॉक से, आप ब्लू चिप से क्या मतलब जो बड़े बड़े जो लार्ज कैप से, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है। आप अभी से यदि स्मॉल कैप पे चल जाओगे तो रिस्क फैक्टर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अभी अपन ने इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया, जिसका अपना सिर्फ मोटिव ये था, ये जानना कि हम जिसमें निवेश कर रहे हैं वो ग्रोइंग सेक्टर है या नहीं है, राइट। तो हमको जैसे मान लो ये तो पता चल गया कि फाइनेंस जो है वो, फॉर एन एग्जांपल फाइनेंस जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे। अब यू विल बी लाइक यार बिजनेस एनालिसिस से क्या मतलब कैसे करते हैं, बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, तो बिजनेस एनालाइज करने का मतलब क्या। तो उसे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको है ना उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए, कंपनी जो है वो कैसे ग्रो करेगी, हाउ कंपनी विल गोइंग टू मेक मनी। क्या वो न्यू ज्योग्राफीज में एंटर करके न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करके जो है ग्रो करेगी, या कोई से न्यू प्रोडक्ट्स या कोई से न्यू सर्विसेज लॉन्च करके जो है वो ग्रो करेगी। हाउ द कंपनी विल गोइंग टू बी ग्रो, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। आप बोलोगे यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो है वो कैसे ग्रो करेगी। तो सिंपल सा आपको उसके लिए ना एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। आई विल पुट द लिंक ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स इनटू द डिस्क्रिप्शन। तो आपको जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स जो है पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी के लीडर्स होते हैं वो आपको जो है बताते हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर जो है ग्रोथ प्लान्स जो है क्या है। जैसे मैं कल पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि ओनली द 2% ऑफ द एचडीएफसी कस्टमर्स आर गेटिंग द होम लोन्स। मतलब सिर्फ ऐसे एचडीएफसी का कस्टमर बेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, उसमें से बहुत ही कम लोगों को जो है वो अभी होम लोन्स जो है वो ले रहे। बट इट्स सच अ कॉमन सेंस कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, जो होगी ऑब्वियसली, तो होम डिमांड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब जब होम डिमांड्स बढ़ेंगे तो होम लोन्स डिमांड्स भी बढ़ेंगे।
तो इससे क्या हमको एक ये तो क्लियरिटी आ गई कि यार एचडीएफसी बैंक जो है वो होम लोन्स में जो है वो ग्रो कर सकती है, राइट। तो अपने को क्या होता है कि ये एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के या अर्निंग कॉल्स सुन के, उनके अर्निंग कॉल्स वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो वो सुन के अपने को एक बेसिक आइडिया तो मिल जाता है कि हाउ द कंपनी विल गोइंग टू बी ग्रो इनटू द फ्यूचर, है ना। और इसमें क्या है कुछ और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है कि कोई भी जब बैंक का जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एनपीएस। अब एनपीएस क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है? जैसे मान लो आपने लोन ले लिया बैंक से, लोन दिया ही नहीं, आपने पैसे ही नहीं वापस दिए, तो वो बैंक के लिए क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उनके लिए वो एक लाइबिलिटी हो गई। आपके लिए हो सकता है एसेट हो बट फॉर बैंक इट्स ह्यूज लाइबिलिटी, क्योंकि उनका पैसा गया बिकॉज आपने पैसा नहीं दिया। तो आप जो है वो चेक करिए कि ऐसा तो नहीं है कि बैंक के जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो बढ़ रहे हैं ईयर बाय ईयर। ऑब्वियसली आप जब बैंक का एनालाइज करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ईयर ऑन ईयर जो है वो एनपीएस जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट ऐसा चल रहा होता है कि यार एनपीएस जो होते हैं ना वो, फॉर एग्जांपल कोविड में लोगों के पास लोन के क्या खाने के पैसे नहीं थे, तो लोन कहाँ से भर रहे। सो तो आप यदि यहाँ पे देखोगे तो एच डी एफ सी बैंक का एनपीएस सबसे कम है बैंकिंग सेक्टर में, विच इज़ अ वेरी बिग ग्रीन सिग्नल फॉर एन इन्वेस्टर। वो कैसे? क्योंकि से यार यदि एनपीएस सबसे कम है, इससे अपने को क्या प्रूफ हो रहा है कि एच डी एफ सी बैंक इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन टेकिंग मनी फ्रॉम द कस्टमर। वो लोन के पैसे लेने में नंबर वन, इससे साफ अपने को समझ आता है, क्योंकि उनका एनपीए जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बहुत कम है, बाकी उनकी जो कॉम्पिटिटिव जो बैंक है उसके कंपेरेटिवली जो कम से कम। अब आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 17%, इट्स अ वेरी 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 गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट इज ऑल्सो वेरी कूल। तो देखो फंडामेंटली अब अपन इसके थोड़े से रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह चेक करते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या थोड़े से फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं। तो यार देखो रेवेन्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहे हैं, प्रॉफिट्स में भी ऐसा कोई अपने को दिक्कत दिख नहीं रही है। सो फंडामेंटली अभी तक जो है बैंक में कोई दिक्कत दिख नहीं रही है यार। अब इसमें और एक और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप डिपॉजिट्स देखो, क्योंकि यदि किसी बैंक के डिपॉजिट नहीं बढ़ेंगे तो लोन देगी कैसे? वो क्या करती है बैंक? बेसिकली क्या करती है? दे बेसिकली टेक मनी फ्रॉम अस। एफडी करा लो, एफडी करा लो, एफडी करा लो, 8%, 8%, 8%। उधर लोन देते हैं वो 13%, 13%, 13%। सो यदि उनके डिपॉजिट्स नहीं बढ़ेंगे तो वो लोन्स कैसे देंगे वो? तो किसी बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीएस, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आओ चलो अपन डिपॉजिट्स चेक करते हैं। तो यार डिपॉजिट्स भी जो है वो बहुत एफिशिएंट है, ऐसे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब फंडामेंटली एवरीथिंग इज परफेक्ट सो फार। अब अपन आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अब अपन टेक्निकल एनालिसिस पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छा स्टॉक लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से प्राइस पे ले रहे हो। मान लो आपने रोड का प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ का था बट 2 करोड़ में ले लिया, तो भाई अब कुछ नहीं, हो गया ख़त्म। तो वैसे ही स्टॉक में भी होता है कि यू हैव टू बाय इट एट अ राइट प्राइस। सो अभी अपन टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। यार देखो टेक्निकल एनालिसिस पे ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें, बट अपन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आप 200 डीएमए देखो, ये 200 डीएमए क्या है? ये 200 दिन का जो है वो एवरेज प्राइस मूवमेंट है, प्राइस ट्रेडिंग मूवमेंट है ये। तो वो भी जो है वो 200 डीएमए से जो है अभी कम ही बता रहा है प्राइस। तो इससे ये तो समझ आ रहा है कि कम से कम ओवर वैल्यूड तो नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा तो जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं दिख रहा है। अब अपन जो है पी रेशियोज वगैरह चेक करते हैं। पी रेशो भी वो काफ़ी कम दिख रहा है। पी क्या है? प्राइस अर्निंग रेशो। ये क्या है? कंपनी की वैल्यूएशन बताता है। यदि बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, जो ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हो सकता है, बट अभी तो सच ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, हमने जो है कंपनी का मोटा मोटा वैल्यूएशन भी हमने पता कर लिया है कि यार बहुत ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं दिख रही है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि यार देखो, है ना, क्या होता है कि हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज अच्छे हैं, उसका वैल्यूएशन भी सेंसिबल है, टेक्निकल्स अच्छे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ अच्छा है, बाकी उसके बाद भी जो है स्टॉक प्राइस जो है मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को फंडामेंटल समझना पड़ेंगे कि प्राइस मूवमेंट्स बेसिकली होते कैसे। सी प्राइस मूवमेंट्स इज ऑल अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड। जैसे नवरात्रि में जैसे बनानाज, केले के भाव जो है वो बहुत बढ़े आते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ आती है, सप्लाई जो रहती है वो कम होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स उस सेक्टर को लेके या पर्टिकुलर कंपनी को लेके जो है वो पॉजिटिव नहीं होते।
तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। यू डोंट हैव टू बी इम्पेशेंट और पैनिक और सेल करो यार अभी बढ़ नहीं रहा है या घट रहा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी यू जस्ट हैव टू सिट टाइट कि यार हो सकता है आपको क्या चेक करना है, यदि प्राइस ने मूव कर रहा है तो आर ड्यूटीज की यार फर्स्टली चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रेवेन्यूज तो कम नहीं हो रहे, कंपनी के प्रॉफिट्स तो कम नहीं हो रहे, कंपनी में कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही है, क्या बेसिकली क्या दिक्कत आ रही है। सो आप जब चेक करोगे कि यार एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो जस्ट बी पैशन, क्योंकि कभी ना कभी वो इन्वेस्टर्स के जो है सेंटिमेंट्स जो है वो ट्रिगर होंगे और फिर क्या होगा, डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ेगी, वो सप्लाई तो ऑब्वियसली उतनी है, तो फिर स्टॉक के प्राइस जो है वो ट्रिगर होंगे। तो इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल पॉइंट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड कि मे बी इफ एवरीथिंग इज कंप्लीटली ओके देन ऑल्सो द प्राइस इज नॉट मूविंग अप। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो पेशेंस इज एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। सो यू जस्ट हैव टू सिट टाइट एंड डू नथिंग इन दैट केस, राइट। सो अब अपन आते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो कैसे करते हो और क्या ये इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट अब इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है कि मोदी सरकार आ गई तो ये, या ये वाली पॉलिसी आ गई तो वो, ऐसा ये सब चीज़ों में अपने को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अपने को जो है बस, या इंटरेस्ट रेट अब भाई बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होगा, अब तो ऑल टाइम हाई, अब तो कम ही होगा, अगले साल कम हो जाएगा, न्यू ईयर पे तो पक्का कम होगा। ऑल दिस आर कंप्लीटली नॉनसेंस थिंग। आपको ये सब चीज़ों में दिमाग लगाना ही नहीं है, एंड नन ऑफ थिंग इज इन योर कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा फंडा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इन्वायरमेंट में आपका स्टॉक जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, तो आपका बैंकिंग स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा वो, या आपकी कंपनी सॉरी कैसे परफॉर्म करेगी। वो हाई इंटरेस्ट रेट है कंपनी का, ठीक है, खूब खूब पैसा छापेगी वो, बट उनके डिफॉल्टर्स भी ज़्यादा आ सकते हैं, राइट। अभी अब जैसे मान लो ऐसा माना जा रहा है, मे बी रॉन्ग, कि अब जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे। I don't know, like economists are saying that, and I don't believe them to be honest, but there is a possibility कि अब interest rate जो है वो कम हो सकते हैं because it's on the all time high and the inflation is also under control। तो अब जो है वो थोड़े कम हो सकते हैं। तो हाँ, let's come to the point। तो अब जो है जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्या होगा, तो जो है अपना बैंक जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली अभी सस्ते में लोन मिलेंगे तो सब आ जाएंगे लोन लेने, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। बट जो NIM है, दैट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो हो सकता है कम हो जाए। तो आपको तो थंब रूल क्या है, आपको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि कैसे इन्वायरमेंट में जो है वो अपना सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा, दैट्स इट। ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड इट वाज अ फन वीडियो। आई होप सो। थैंक यू।